हेलो एवरीवन। कहाँ पे ख़त्म हुआ था हमारा लास्ट वीडियो? आई थिंक हम लोग द्वैत शासन प्रणाली के बारे में बात कर रहे थे। तो द्वैत शासन प्रणाली के जो जनक माने जाते हैं वो हैं सर लियोनेल कर्टिस। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देन द्वैत शासन प्रणाली को स्टार्ट करने वाले कौन थे और उसको एंड करने वाले कौन थे? तो स्टार्ट करने वाले थे क्लाइव। अब क्लाइव कैसे थे? क्योंकि जो इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी उस टाइम पर क्लाइव लीड कर रहे थे। तो द्वैत शासन प्रणाली ऐसे आई थी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने का काम था और जो रेवेन्यू का टैक्स कलेक्शन था वो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो तो नवाब को दे दिया गया था और जो रेवेन्यू का काम था वो कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया था। तो इस तरह से एक ड्यूअल जो है सिस्टम लॉन्च हुआ था। और किसने किया था? क्लाइव ने किया था। इसको एंड करने वाले कौन थे? इसको एंड करने वाले थे वॉरेन हेस्टिंग। ऐसे याद कर लीजिएगा कि उनको जो है जो ड्यूअल सिस्टम था उससे बड़ा हेट था। तो वॉरेन हेस्टिंग ने उसको ख़त्म किया था। देन उसके बाद भारत में न्यायिक संगठन के लिए किसने काम किया था? तो न्यायिक संगठन वगैरह के लिए नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लेकिन इसको स्टार्ट किसने किया था? मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसकी नींव किसने रखी थी? इसकी नींव रखी थी वॉरेन हेस्टिंग ने। लेकिन इसको आगे किसने बढ़ाया था? इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर किसने दिया था? कॉर्नवालिस ने। अब क्या क्या किया था कॉर्नवालिस ने और ये भी देखते हैं। जैसे कि इसी काम के लिए इन्होंने एक कॉर्नवालिस संहिता बनाई थी जो कि 1793 में बनाई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त जो रेवेन्यू कलेक्शन का एक सिस्टम था उसमें कॉर्नवालिस का नाम आता है। उन्होंने स्टार्ट किया था स्थायी बंदोबस्त को 1793 में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जो है गवर्नर है जिसकी की कब्र जो है हमारी ही कंट्री में है? तो जो कॉर्नवालिस है उनकी कब्र जो है गाजीपुर में स्थित है। उसके अलावा इनका एक और अच्छा काम है जैसे कि इन्होंने सिविल सेवा का जो है सृजन किया था। कोवेनेंटेड सिविल सेवा को इन्होंने स्टार्ट किया था। अब जैसे कॉर्नवालिस कोड क्या है? जो दीवानी के कार्य हैं और जो न्यायिक क्षेत्र होता है उन दोनों को आपस में सेपरेट कर देना, इन दोनों के बीच में स्पष्ट विभाजन कर देना, इसी बारे में कॉर्नवालिस कोड बात करता है। फर्स्ट मराठा हु एक्सेप्टेड सहायक संधि, वो कौन सा ऐसा मराठा था जिसने सबसे पहले सहायक संधि को एक्सेप्ट किया? तो वो थे बाजीराव टू। ठीक। फिर अब सहायक संधि के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि इसका इन्वेंशन किसने किया था। इसका इन्वेंशन किया था डुप्ले ने जो कि फ्रेंच गवर्नर था। तो इसका इन्वेंशन किया था डुप्ले ने। किसने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था सहायक संधि को? तो अवध के नवाब में। कहाँ एक्सेप्ट किया था? इलाहाबाद ट्रीटी में। कौन सा ऐसा स्टेट था जिसने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था? तो हैदराबाद। कौन ऐसा था जिसने एक्सेप्ट नहीं किया था? होलकर्स ऑफ इंदौर। अच्छा, जिस टाइम पे नेपोलियन अपना काम कर रहे थे उस टाइम पे इंडिया को कौन लीड कर रहा था? उस टाइम पे इंडिया को लीड कर रहे थे वेलेज़ली। नेपोलियन वेलेज़ली। 802 की बसीन की संधि किसके किसके बीच में? तो बसीन की संधि बी और बाजीराव टू, अंग्रेज और बाजीराव टू के बीच में बसीन की संधि हुई थी 1802 में। अब आते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब जैसे रेवेन्यू कलेक्शन के तीन जो है टाइप फेमस है, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त। तो इन तीनों के बारे में आगे हम फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिखा है वो देख लेते हैं। जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? साउथ में फेमस थी। इसको जो है लाने का जो क्रेडिट है वो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को जाता है। टॉमस मुनरो जो थे वो मद्रास के गवर्नर रहे थे 1820 से 1827 तक। अब फर्स्ट टाइम इसको कहाँ लॉन्च किया गया था? फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया गया था बारह महल तमिलनाडु में। पूछा जाएगा फर्स्ट टाइम कहाँ लॉन्च हुआ था? तो बारह महल
तमिलनाडु में लॉन्च हुआ था ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। उसके अलावा कहाँ कहाँ पे आई थी ये? उसके अलावा ये मद्रास में, बॉम्बे में, असम में, कुर्ग जो कि कर्नाटक का एरिया था। तो कहाँ कहाँ आया ये? तो तमिलनाडु वाला 12 महल का एरिया, उसके अलावा यहीं पे मद्रास में, उसके अलावा बॉम्बे में, उसके अलावा आसाम में, फिर उसके अलावा कुर्ग कर्नाटक में। कुल मिला के जो साउथ वाला एरिया है उसी में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। फिर से रिवाइज करेंगे एक बार। 12 महल तमिलनाडु, मद्रास, बॉम्बे, कुर्ग कर्नाटक और उधर साइड में नॉर्थ ईस्ट साइड में आसाम। देन उसके बाद क्वेश्चन आता है एक कि कुशासन के आधार पर किसको किसको जो है, किन किन राज्यों को जो है अंग्रेजों ने अपने राज्य अपने शासन के अंदर ले लिया कुशासन के आधार पे। तो कुशासन के आधार पे जो है मैसूर को लिया गया था 1831 में, कछार को लिया गया था 1832 में, कुर्ग को लिया गया था 1834 में, जयंतिया को लिया गया था 1835 में। किसके अंडर में? बेंटिक के टाइम में। ईयर आपको नहीं भी याद रहे तो कम से कम एक सीक्वेंस तो याद रहना ही चाहिए। मैसूर, कछार, कुर्ग, जयंतिया। माइकल जैक्सन से याद कर लो, माइकल जैक्सन, MKKJ, माइकल जैक्सन। देन उसके बाद आती है ठगी प्रथा। ठगी प्रथा के टाइम पे गवर्नर थे हमारे बेंटिक, ठीक है। तो बेंटिक ने कहा कि इसको तो खत्म होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने? एक कैप्टन को जो है अपॉइंट किया। तो बेंटिक अपॉइंटेड कैप्टन स्लीमैन। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सेम इसी तरह से कि किसके कार्यकाल में हुआ, किसको अपॉइंट किया गया था, कब हुआ। तो बेंटिक ने अपॉइंट किया था ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए किसको? कैप्टन स्लीमैन को। और इसका अंत कब हुआ? 1837 में। सती प्रथा को देखते हैं कि सती प्रथा के टाइम पर भी कौन थे? हमारे बेंटिक ही थे। इसका अंत होता है दिसंबर 1829 में। कहाँ पर? बंगाल में। सबसे पहले बंगाल में, उसके बाद बॉम्बे में, देन मद्रास में। पहले बंगाल में, देन बॉम्बे में, देन फिर मद्रास में। पहले इधर फिर इधर फिर इधर, ठीक है। ईयर इंपॉर्टेंट है इसका कि सती प्रथा का 1829 में हुआ। फिर उसके बाद देखते हैं दासों का निर्यात। दासों का निर्यात जो बंगाल से किया जाता था वो 1789 में खत्म होता है। जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे, लॉर्ड डलहौजी, अर्ल ऑफ लॉर्ड डलहौजी। अब ये लॉर्ड डलहौजी को ही अर्ल ऑफ डलहौजी कहा जाता है और इन्हीं का नाम था जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे। एक बार पूछा गया है क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी, अर्ल ऑफ डलहौजी, ये तो चलो याद रहेगा, इसको 4 बार पढ़ लीजिए। जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे, जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे, ब्राउन रामसे, ब्राउन रामसे, ब्राउन रामसे, डलहौजी, ब्राउन रामसे, डलहौजी। डलहौजी की विलय की जो नीति थी, क्वेश्चन पूछा गया है कि विलय की जो नीति थी उसको नियोजित और कार्यान्वित किसने किया था? विलय की नीति डलहौजी। फर्स्ट रेलवे लाइन कब, कहाँ, कैसे, क्यों चलाई गई? तो ईयर है हमारा 1853। 1853 में मुंबई में जो बोरी बंदर का स्टेशन है वहां से लेकर के थाने तक बाय ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ड्यूरिंग डलहौजी। तो पहली जो रेलवे लाइन थी वो डलहौजी के टाइम में मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने तक बाय ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे चलाई गई। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये था हमारा 1845 से लेकर के 1855 तक, ये भी डलहौजी का ही काम था। तो डलहौजी में हमने क्या क्या देख लिया कि डलहौजी ने सबसे पहले विलय की नीति अपनाई, ठीक है। फिर उन्होंने ये फर्स्ट रेलवे लाइन चलाने का काम किया, ठीक है। फिर उन्होंने ये पीडब्ल्यूडी के लिए पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय। सिंध की विजय कब, किसके, कहाँ अंदर की गई?
अंग्रेजों द्वारा सिंध की विजय अंडर एलनबरो। ठीक, कौन था गवर्नर? एलनबरो। 1843 में बाय चार्ल्स नेपियर। अब ये काम करने के लिए उन्होंने क्या किया था? चार्ल्स नेपियर को अपॉइंट किया था। चार्ल्स नेपियर, एलनबरो, चार्ल्स नेपियर, एलनबरो, सिंध की विजय। सिंध की विजय से कौन रिलेटेड है? एलनबरो और चार्ल्स नेपियर। 1843 भी इम्पोर्टेंट है। 1843 में ये हुआ था। 1853 में क्या पढ़ा हमने? फर्स्ट रेलवे लाइन। देन आता है, अब बेंटिक इतना सब काम कर रहे हैं तो कैनिंग भी तो कुछ कुछ करेंगे ही। तो आता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ठीक है, जो हमारा 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 का रिवोल्ट, उसके जस्ट एक साल पहले ये चीज आई थी, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक, कौन लेकर के आए थे? कैनिंग। अब बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म किया था, तो कैनिंग ने कहा कि हम भी कुछ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था, तो हम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करेंगे। ठीक है, फिर अब देखते हैं महारानी। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली दरबार के बारे में। 3 दिल्ली दरबार हुए हैं। ठीक, इनके तीनों के नाम, तीनों के सॉरी, ये तीनों के ईयर कौन कौन से ईयर में हुए हैं, और तीनों ईयर में कौन कौन से जो है गवर्नर्स रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। पहला जो दिल्ली दरबार होता है वो 1877 में, दूसरा 1903 में, तीसरा 1911 में। पहले वाले में लिटन, दूसरे में कर्जन, तीसरे में हार्डिंग। ये तो इजी है याद करना, 1911-12 में हार्डिंग थे। 1905 में बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसमें कर्जन थे, तो ये भी याद हो जाएगा कि 1903 में कर्जन ही रहे होंगे। उसके अलावा एक हमने 1878 के जो है कई सारे काम लिटन ने किए थे, तो उससे याद हो जाएगा कि 1877 में लिटन ही रहे होंगे। तो अब उसके बाद ये तीनों दिल्ली दरबार हो जाते हैं। ठीक है, फिर महारानी विक्टोरिया। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो 1857 के रिवोल्ट को दबाने के बाद जो है महारानी विक्टोरिया के अंदर एक घोषणा पत्र लाया गया था, और उसको पढ़ा गया था इलाहाबाद में। ठीक, कब पढ़ा गया था वो घोषणा पत्र? 1 नवंबर 1858 में पढ़ा गया था। 1 नवंबर 1858 में किसने पढ़ा था? रेड बाय कैनिंग। ठीक, अब 56 में कैनिंग है, तो 58 में भी आप गेस कर सकते हो कि कैनिंग रहे होंगे। तो घोषणा पत्र जो विक्टोरिया का था वो लाया गया था इलाहाबाद में, और उसको पढ़ा गया था 1 नवंबर 1858 को, और उसको पढ़ा था कैनिंग ने। भारत की जो साम्राज्ञी थी, जो विक्टोरिया थी, उनको भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? 1877 में। 1877 यानी कि ये दिल्ली दरबार में ही किया गया होगा। तो पहले दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। ये घोषित करने के लिए वो एक एक्ट लेकर के आए थे जिसका नाम था रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। जाहिर सी बात है, एक साल पहले एक्ट आया होगा, तो उसी एक्ट से एक साल बाद उन्होंने जो है उसको घोषणा की होगी। तो 1876 में वो एक्ट लेकर के आया, रॉयल टाइटल्स एक्ट, और फिर साम्राज्ञी घोषित किया 1877 में। कहाँ पे? इन दिल्ली दरबार। ठीक, फिर दास प्रथा का अंत जो है कब हुआ है? हमने शायद ऊपर पढ़ा है ये। नहीं, ऊपर नहीं पढ़ा है। हाँ पढ़ा है, नहीं। फर्स्ट रेलवे लाइन 1853 में पढ़ी है, और सिंध विजय 1843 में पढ़ी है। ठीक है, हाँ ईयर सेम पढ़ा है। 1843 में ही जब एलन बरो सिंध को विजय करते हैं, तो उन्होंने एक काम ये भी किया है कि 1843 में ही दास प्रथा का अंत होता है एलन बरो के द्वारा। 1843 में दास प्रथा का अंत होता है एलन बरो के द्वारा। देन उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पेशवाई थी उसका कब एंड किया गया? तो 1818 में पेशवाई समाप्त हो गई थी। देन ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना हुई थी मेयो के काल में। मेयो बड़े दयालु थे। मेयो के काल में 1872 में जो है पहली जनगणना होती है, और जो पहली रेगुलर जनगणना है, जो पहला रेगुलर सेंसस है, नियमित जनगणना, वो हुई थी रिपन के काल में 1881 में। तो मेयो 1872 और रिपन 1881। 72 81 72 81 72 81 72 81, मेयो रिपन, मेयो रिपन, मेयो रिपन।
देन क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा गवर्नर था जिसको कि किसी के द्वारा उसका मर्डर हो गया। तो मेयो को मार दिया गया था अंडमान में एक अपराधी के द्वारा। मेयो को मार दिया गया था अंडमान में एक अपराधी के द्वारा। फिर लॉर्ड कर्जन सबसे कौन सा ऐसा गवर्नर था जो सबसे ज्यादा टाइम तक रहा था। तो सबसे ज्यादा टाइम तक रहे थे लिलितगो। ठीक। और उसके बाद सेकंड नंबर पे नाम आता है लॉर्ड कर्जन का, सेकंड नंबर पे। ये रहे थे लगभग 7 साल 1899 से 1905 तक। सबसे ज्यादा रहे थे लिनलिथगो, उसके बाद कर्जन, लिनलिथगो कर्जन, लिनलिथगो कर्जन, लिनलिथगो कर्जन, लिनलिथगो कर्जन, लिनलिथगो कर्जन। ठीक। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार सबसे एंड में अगर आप कहो कि सबसे ज्यादा प्रमुख विस्तार कौन सा था तो वो डफरिन ने किया था। ठीक है। अब बहुत ही फेमस टॉपिक है ये, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है क्योंकि इतने सारे ईयर्स इतने सारे स्टेट याद रख पाना आसान नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है कि वेलेज़ली की जो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि सहायक संधि नीति किसकी थी, तो ये वेलेज़ली की थी। फिर पूछा जाता है कि सहायक संधि नीति किस ईयर में आई थी, तो 1798 में आई थी। ठीक है, 1798। जाहिर सी बात है कि जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हुआ था कहीं ना कहीं, तो ये सब इनसे पहले ही रहा होगा, तो 1798। ये ईयर भी पूछे गए कि कब कब कौन सा हुआ। देखो इसके लिए एक ट्रिक है, हमने ट्रिक बनाई है हंसो मत आप बस। इसमें हंसो एक के लिए है, बाकी हर एक उससे जो है हर एक से एक कोई ना कोई स्टेट बनता है। ठीक है, हंसो में ह ले लीजिए तो हैदराबाद हो गया। फिर उसके बाद म और त, म से मैसूर, त से तंजौर, आप, अ से अवध, प से पेशवा, बस, ब से बरार, स से सिंधिया। ठीक, अब ईयर कैसे याद करेंगे, तो देखो आई तो थी 1798 में, ये याद कर लो। उसके बाद जब 1798 में आई थी तो पहला वाला 1798 ही होगा। फिर उसके बाद 1799, फिर अगेन 1799, उसके बाद एक छोड़ दो 1800। ठीक, अब क्योंकि एक रिपीट कर दिया तो एक छोड़ दो। फिर हो गया 1801, फिर हो गया 1802, फिर हो गया 1803, फिर हो गया 1804। सिंपल। 1798 में हमारी आई थी, 1798, 99, एक छोड़ दिया 1800, तो 1800, 1, 2, 3, 4 हो गया। सिंपल। हंसो मत आप बस, इसको याद कर लो 4 बार। हंसो मत आप बस, हंसो मत आप बस, हंसो मत आप बस। सिंपल। ये हो गई हमारी सहायक संधि। अब आता है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और, डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत। जो हड़प नीति थी डलहौजी की, उसके जो है अंदर कैसे कैसे जो है स्टेट्स को अंदर किया गया। तो सबसे पहले जाते हैं सतारा 1848 में, ये है 1798, और ये है 1857 के जस्ट पास में 1848। 1798, 1848। तो इसमें जाता है सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर, संभलपुर 1 साल बाद, फिर बघात 1 साल बाद, फिर उदयपुर 2 साल बाद, झांसी 2 साल बाद, सेम ईयर में नागपुर 1 साल बाद, करौली। ठीक है, इसकी भी देखेंगे बाद में, कोई ट्रिक बना देंगे, फिलहाल अभी आप ऐसे याद कर लो। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली। 48, 49, 50, 52, 54, 54, 55। अब ये एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे लिखा है, जो बेंटिक थे उनके टाइम में सती प्रथा का एंड हुआ था 1829 में। फिर चार्टर एक्ट, जो बेंटिक थे उन्हीं के टाइम में चार्टर एक्ट आता है 1833 का। इसी के तहत दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ऊपर हमने पढ़ा है ना दास प्रथा के बारे में। ये दास प्रथा का अंत 1843 में हुआ था, एलन बरो के टाइम में। लेकिन इसी चार्टर एक्ट से इसका उन्मूलन हुआ था 1833 के। हुआ कब था, 1843
1833 में, और चार्टर एक्ट था 1833 का जिससे हुआ था। बेंटिक के ही टाइम में ठगों का दमन होता है, सती प्रथा, चार्टर एक्ट, ठगों का दमन, और उसके अलावा शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम हुआ था। हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो हमारे क्लाइव थे उन्होंने जो है बैटल ऑफ प्लासी को लीड किया था। ठीक, फिर उसके बाद इलाहाबाद की संधि में भी वो आ गए थे। तो उन क्वेश्चन आया हुआ है कि क्लाइव की री एंट्री कब हुई थी। तो क्लाइव की जाहिर सी बात है इलाहाबाद की संधि के आसपास वाली ईयर में ही हुई होगी, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1865 में। तो इनकी री एंट्री होती है 3 मई 1865 को। देन बनारस का विद्रोह, ठीक है, बनारस का विद्रोह पूछा गया था कि किन से रिलेटेड है। तो राजा चेत सिंह वर्सेस हेस्टिंग 1781, याद रहे तो ठीक, न रहे तो कोई बात नहीं। तो बनारस का विद्रोह किससे रिलेटेड है? राजा चेत सिंह, राजा चेत सिंह, राजा चेत सिंह वर्सेस हेस्टिंग। चेत को हेस्टिंग से हेट हो गया, चेत को हेस्टिंग से हेट हो गया, चेत को हेस्टिंग से हेट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बनारस का विद्रोह। देन उसके बाद सिक्किम के बारे में एक छोटा सा पॉइंट है कि 1835 और 1850 में जो सिक्किम था वो पार्शियली ऐड हुआ था बाय डलहौजी। ठीक, सिक्किम डलहौजी, सिक्किम डलहौजी। देन टोटली हमारे अंदर जो है वो हमारे कंट्री में वो ऐड हुआ था 1975 में। पंजाब कब ऐड हुआ था? 1849 में, ब्रिटिश एम्पायर में। बर्मा 1886 में, झांसी 1854 में ऊपर पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन आया कि जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है या घेरा बनाने की जो नीति है या रिंग फेंस बनाने की जो नीति है वो किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है वॉरेन हेस्टिंग और वेलेजली से। वॉरेन हेस्टिंग और वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग और वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग और वेलेजली। देन एक विद्रोह आता है वेल्लोर का विद्रोह। तो ये किसके टाइम में हुआ था? वेल्लोर का विद्रोह होता है सर जॉर्ज बार्लो के टाइम में। वेल्लोर बार्लो, वेल्लोर बार्लो, वेल्लोर बार्लो, वेल्लोर बार्लो, सर जॉर्ज बार्लो वेल्लोर 1806 में। वेल्लोर की मद्रास सेना के भारतीय सैनिकों ने एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुंडवाने व तिलक न लगाने के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। मतलब इन लोग को एक अलग तरह की पगड़ी दी जा रही होगी पहनने के लिए, इनसे बोला जा रहा होगा कि अपनी दाढ़ी मुंडवा दीजिए, इनसे कहा जा रहा होगा कि आपको तिलक लगाने का परमिशन नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया? वेल्लोर की मद्रास सेना के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। वेल्लोर का विद्रोह जो कि सर जॉर्ज बार्लो के टाइम में हुआ था 1806 में। अब आते हैं हिल असेंबली प्लान किससे रिलेटेड है? तो हिल असेंबली प्लान जो है ऑगस्टस क्लीवलैंड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ऑगस्टस क्लीवलैंड। किस बारे में है ये? ये जो संथाल परगना था राजमहल के एरिया में, उसके पहले ब्रिटिश कलेक्टर थे कौन? ऑगस्टस क्लीवलैंड। संथाल परगना, राजमहल एरिया, पहले ब्रिटिश कलेक्टर कौन? ऑगस्टस क्लीवलैंड, ऑगस्टस क्लीवलैंड, ऑगस्टस क्लीवलैंड, ऑगस्टस क्लीवलैंड, ऑगस्टस क्लीवलैंड। तो इन्होंने क्या किया था? आदिवासियों की उन्नति के लिए क्या लेकर के आए थे? हिल असेंबली प्लान। कौन? ऑगस्टस क्लीवलैंड। ठीक है, अभी कुछ टिडबिट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जो स्थायी बंदोबस्त है वो भी हम आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है। तो जो स्थायी बंदोबस्त है वो कॉर्नवालिस से रिलेटेड है। जॉन शोर रिलेटेड है निष्क्रियता से। अब इसको आप कैसे याद करोगे? जैसे सी शोर होता है, सी शोर एक तरह से जो है लैंड का एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट पे आप निष्क्रिय हो जाते हो। शोर को ऐसे याद कर लो, आई नो सिली है बट याद करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। शोर निष्क्रियता, या ऐसे याद कर लो कि शोर होता है तो बहुत ज़्यादा शोर होता है तो आप कोई काम नहीं कर पाते हो, तो
निष्क्रिय था, शोर निष्क्रिय था। एलन बरो, सिंध का विलेन, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो सिंध का विलेन, अब जैसे सिंध को सिंध से याद कर लो, पाप होता है ना सिन, तो अगर आप सिन करोगे तो आपको बरी कर दिया जाएगा, एलन बरो बरी, सिन बरी, तो एलन बरो सिंध का विलय। देन अवध का विलय किसने किया था? डलहौजी ने किया था, ये तो याद होगा। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था, उसमें कौन से गवर्नर थे? वेलेज़ली। आईएनसी की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो कौन थे? डफरिन थे। अब इसको ऐसे याद कर लो कि इतना बड़ा जो है संस्था की जो है स्थापना हो रही थी और इन लोगों को भनक भी नहीं पड़ पाई कि ये आगे चल करके क्या कर सकते हैं, तो ये डफर थे। तो डफर आदमी के टाइम पे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। फिर उसके बाद हमने ऊपर पढ़ा कि 1833 का चार्टर जो है बेंटिक के टाइम में आया था। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, जब आप एक साथ सारी वॉर्स पढ़ोगे ना तो ये सब याद हो जाएगा, अभी बस ऐसे ही देख लो। फिर ये याद करने वाली चीज़ है कि स्ट्रैची कमीशन लिटन के टाइम पे आया था। देखो लिटन के टाइम पे आई थिंक 1878 में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट वगैरह, बहुत कुछ खराब खराब इन्होंने किया था। तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि लिटन ने मतलब जो परेशान इंडियंस को परेशान करने का काम था वो बहुत ज़्यादा कर दिया था। ठीक है, तो उन्होंने बहुत चीज़ें बहुत फैला दी थी, तो उसको स्ट्रेच करने से रिलेटेड करके याद कर लो, तो स्ट्रेची कमीशन लिटन के टाइम पे आया था। अब वित्तीय विकेंद्रीकरण, अब मैंने बताया था ना ऊपर की मेयो बहुत अच्छे थे, अच्छे थे इन द सेंस बड़े दयालु थे। ठीक है, पहली जनगणना लेकर के आए थे मेयो 1872 में, तो मेयो अच्छे आदमी थे। तो मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण स्टार्ट किया, मेयो है अच्छा ही काम किया होगा। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन लॉर्ड मेयो के टाइम पे। फिर फॉरवर्ड की नीति लिटन। अब फॉरवर्ड यानी कि आगे जाना, और इसको ऐसे याद कर लो कि जो लिटन है वो लेट लेट के फॉरवर्ड जा रहे हैं, लेट लेट के आगे जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड की नीति लिटन लेकर के आए थे। देन उसके बाद हम ऊपर याद कर चुके हैं कि क्लाइव के टाइम पे जो है दैत शासन आया था। अंग्रेजी शिक्षा, देखो अंग्रेजी शिक्षा जब भी स्टार्ट मतलब उसके लिए जब भी काम शुरू हुआ था तो वो बेंटिक के टाइम से स्टार्ट हुआ था। बेंटिक ने और कौन सा काम किया था? तो दास प्रथा वाला काम किया था इन्होंने, शायद एक ठगी प्रथा वाला भी काम किया था। उसके अलावा सती तो किया ही किया था 1829 में। तो बेंटिक के ही अब जब इतने सारे अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं तो शिक्षा भी देने का काम स्टार्ट कर दिया इन्होंने, तो अंग्रेजी शिक्षा का जो है काम शुरू हुआ था बेंटिक के टाइम पे। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स किनके टाइम में बनी थी? कर्जन। अब देखो कैडेट कॉर्प्स इन्होंने कब बनाई होंगी? इन कैडेट कॉर्प्स की इनको जरूरत पड़ी होगी जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा काम तभी इन लोगों ने किया था जो बंगाल का विभाजन किया था। तो कैडेट कॉर्प्स की इनको जरूरत, ऐसे याद कर लो, कैडेट कॉर्प्स की जरूरत पड़ी थी इनको बंगाल विभाजन में 1905 में। तो 1905 में कौन थे? कर्जन। फूट डालो राज करो, ये कर्जन और मिंटो दोनों के हैं, क्योंकि देखो कर्जन जो है, क्यों? क्योंकि जो बंगाल का पार्टीशन होता है उसके लिए फूट डालो राज करो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था बंगाल को। और मिंटो का नाम इसलिए आता है कि इन्होंने 1909 में जो है क्या बोलते हैं उसको, सेपरेट इलेक्टोरेट, मिंटो लेकर के आए थे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में, मॉर्ले मिंटो सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो इसीलिए फूट डालो राज करो किससे किससे रिलेटेड है? कर्जन और मिंटो से। अब इल्बर्ट बिल, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे हम। इल्बर्ट बिल किसके टाइम में आया था? रिपन। अब देखो ये दोनों ही आदमी अच्छे हैं भाई, मेयो और रिपन, ये दोनों जनगणना वाले आदमी, ये दोनों अच्छे हैं। मेयो ने क्या किया था और रिपन ने क्या किया था? मेयो लेकर के आए थे फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन और रिपन लेकर के आए थे इल्बर्ट बिल। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है।
ठगी का दमन हमने अभी ऊपर पढ़ा, ठगी का दमन बेंटिक के टाइम में। रिंग फेंस अभी हमने ऊपर पढ़ा, वॉरेन हेस्टिंग, और एक और नाम जुड़ा है इससे, वेलेजली। अभी हमने ऊपर पढ़ा वॉरेन हेस्टिंग और वेलेजली। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, कुशल अकर्मण्यता, इसका क्या मतलब हुआ? कुछ भी ना करना, चुपचाप बैठे रहना, जो हो रहा होने दो। तो ये काम किसका था? जॉन लॉरेंस का। अब देखो, ये कुछ भी काम ना करना, जॉन लॉरेंस, कुछ भी काम ना करना, जॉन लॉरेंस, ऐसे रिलेट करके याद कर लो। अब देखो कुछ एक क्वेश्चन शायद इस पे आया हुआ है कि ये डिफरेंट एक्ट दिए हुए हैं, किन किन एक्ट से किन किन जो है गवर्नर्स की नियुक्ति हुई थी। तो अगर आपको सीक्वेंस पता होगा तो आप वैसे ही लगा लोगे। सबसे पहले कौन आए होंगे? कॉर्नवालिस आए होंगे, 1793 में उन्होंने कुछ कुछ अच्छा अच्छा काम किया है। तो कॉर्नवालिस जो है सबसे पहले आए होंगे। उसके बाद 1898 समथिंग में जो है डलहौजी, नहीं सॉरी 1857 के टाइम पे आसपास जो है डलहौजी के काम है। तो उसके बाद वो आए होंगे, 1833 के एक्ट से उनकी नियुक्ति हुई है। 1773 के एक्ट से कॉर्नवालिस की नियुक्ति हुई है। 1858 के एक्ट से मिंटो की नियुक्ति हुई है। और 1935 के एक्ट से, अब इसमें देख के पता चल रहा है कि सबसे आगे के आदमी वेवेल ही हैं, तो सबसे लास्ट में तो वेवेल ही आएंगे। तो 1935 के एक्ट से वेवेल की नियुक्ति हुई है। एक क्वेश्चन पूछा गया, ज़्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना बहुत है। इस लेक्चर को यही एंड करते हैं, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।